नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, सहायक प्राध्यापक, राजकीय महिला महाविद्यालय, बाड्रा। आज का हमारा टॉपिक है न्यायिक सक्रियता। तो न्यायिक सक्रियता के ऊपर टॉपिक पर चलने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है न्यायिक सक्रियता। भूमिका: किसी भी लोकतंत्र का आधार उसकी स्वतंत्रता, निष्पक्ष एवं प्रभावी न्याय व्यवस्था होती है, क्योंकि यह कहा जाता है कि देर से न्याय मिलना न मिलने के बराबर है। भारतीय संविधान के निर्माता चाहते हुए भी इस न्याय व्यवस्था से पीछा नहीं छुड़ा सके। उन्होंने भारत में एक स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की। अतः स्पष्ट है कि भारत में न्याय व्यवस्था अपनी परंपरागत अवधारणा पर आधारित है, जिसके अनुसार न्यायालय अपने सामने पेश होने वाले विवादों को मौजूदा कानूनों के अनुसार ही निपटाते हैं। इस न्याय व्यवस्था की दो मान्यताएं हैं। प्रथम, इस अवधारणा के अनुसार पीड़ित पक्ष स्वयं अथवा अपने वकील द्वारा न्यायालय के सामने पेश होकर अपने पक्ष को प्रस्तुत करता है और न्याय की मांग करता है। दूसरे, न्यायालय द्वारा स्वयं को वैधानिक व्यवस्था और संपूर्ण विवाद के प्रसंग में वैधानिक दायरे तथा दृष्टिकोण तक सीमित रखना होता है। न्याय की अवधारणा इस बात पर आधारित है कि धार्मिक और सामाजिक न्याय का उत्तरदायित्व जनप्रतिनिधियों की संस्था संसद का है और सामाजिक तथा आर्थिक न्याय सामान्यतः न्यायालय के क्षेत्र से बाहर है। परंतु कुछ वर्षों से न्यायपालिका ने कार्यपालिका तथा विधायिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया है और इसी हस्तक्षेप को विभिन्न विधिवेताओं, राजनीतिज्ञों और संविधान के विशेषज्ञों ने इसे न्याय सक्रियता का नाम दिया है। इस अध्याय में हम न्याय सक्रियता के अर्थ, आवश्यकता, इसके साधन के साथ साथ इसके पक्ष और निष्पक्ष तर्कों का मूल्यांकन करेंगे। भारत में न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता भारत में एक नवीन अवधारणा है। न्यायपालिका का मुख्य कार्य उसके सामने लाए गए विवादों पर न्यायिक निर्णय करना है। ये निर्णय देश के संविधान तथा कानून के अनुसार एक निश्चित कानूनी प्रक्रिया के द्वारा किए जाते हैं, तो उन्हें न्यायिक क्रिया का नाम दिया जाता है। परंतु जब न्यायपालिका अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर विधान पालिका तथा कार्यपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप करती है, तब उसे न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। इस प्रकार न्यायपालिका द्वारा नीतियों और कार्यक्रमों को निश्चित करना और उन्हें लागू करने के आदेश देना, योजनाओं के संचालन को अपने हाथ में लेना, स्वाधीन संस्थाओं की कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप करना, यह सभी न्यायिक सक्रियता के प्रतीक माने जाते हैं। साधारण शब्दों में न्याय सक्रियता की किसी भी ऐसी कार्रवाई को न्यायिक सक्रियता की संज्ञा दी जा सकती है जिसके द्वारा न्यायपालिका की प्राथमिकता स्थापित होती है। न्यायिक सक्रियता के साधन। नंबर 1, न्यायिक पुनरीक्षण। न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति न्यायिक सक्रियता का प्रथम एवं महत्वपूर्ण साधन है। इस शक्ति के अधीन ये संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा पास किए गए कानूनों और कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों की संवैधानिकता के बारे में जांच करते हैं। यदि कोई कानून का आदेश संविधान की किसी धारा का उल्लंघन करता है, तो न्यायालय उस कानून अथवा कार्यकारिणी के आदेश को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। अपने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए न्यायालय कई बार ऐसे सिद्धांत निश्चित करती है जो सरकार के अन्य अंगों के लिए बंधनकारी होते हैं। नंबर 2, मौलिक अधिकारों की व्याख्या। न्यायिक सक्रियता का दूसरा साधन मौलिक अधिकारों की व्याख्या से संबंध रखता है। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं तथा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत नागरिकों को संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्राप्त है। इस अधिकार के द्वारा प्रत्येक नागरिक
अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। नंबर 3, कानून निर्माण। साधारण सा कानून निर्माण न्यायपालिका का कार्य नहीं है, परंतु अनेक बार न्यायपालिका कानून निर्माण भी करती है, जो न्यायिक सक्रियता के स्पष्ट उदाहरण हैं। बहुत बार न्यायपालिका के सामने ऐसा विचित्र झगड़ा पेश होता है जिस पर विधान पालिका का कोई कानून नहीं है, तो न्यायपालिका अपनी सूझबूझ अथवा अनुभव व योग्यता के आधार पर ऐसे निर्णय देते हैं कि वह कानून का एक अंग बन जाता है। इस प्रकार न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णय को न्यायाधीशों द्वारा निर्मित कानून कहा जाता है। नंबर 4, संविधान की व्याख्या। न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक भी कहा जाता है। संविधान की व्याख्या करते समय सर्वोच्च न्यायालय नवीन कानून सिद्धांत एवं नई विधियों आदि निर्धारित करता है, अतः संविधान की व्याख्या न्यायिक सक्रियता का एक अन्य साधन है। न्यायिक सक्रियता के पक्ष में तर्क। नंबर 1, सरकार को क्रियाशील बनाने के लिए आवश्यक। न्यायिक सक्रियता के पक्ष में प्रथम व महत्वपूर्ण तर्क यह है कि यह सरकार के विभिन्न अंगों को सक्रिय बनाने में सहायता करती है। साधारणतः यह देखा गया है कि सरकार के अंग विधान पालिका और कार्यपालिका अपने कर्तव्य के प्रति विमुख हो जाते हैं, वह अपना उत्तरदायित्व को ईमानदारी के साथ नहीं निभाते हैं, तो न्यायालय क्रियाशीलता के परिणाम स्वरूप ही कार्यपालिका द्वारा किए गए अनेक घोटाले सामने आए और कई भ्रष्ट राजनीतिक नेताओं के विरुद्ध कार्रवाई भी की गई है। नंबर 2, जनहित याचिकाओं से न्याय सबके लिए सुलभ होता है। न्यायिक सक्रियता के आलोचकों का कहना है कि जनहित याचिकाओं का दुरुपयोग हुआ है। इसके प्रयोग केवल राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए हुआ है। ऐसी संभावना हो सकती है कि कुछ जन याचिकाओं का प्रयोग राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए हुआ हो, परंतु अधिकतर मामलों में इनका प्रयोग जनता के हित के लिए ही हुआ है। वास्तव में जनहित याचिकाओं के कारण न्याय सबके लिए सुलभ हुआ है। नंबर 3, मानवीय अधिकारों की रक्षा में सहायक। न्यायिक सक्रियता ने मानवीय अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। न्यायिक सक्रियता के अभाव में गैर कानूनी नजरबंदी, बच्चों के शोषण के मामले, स्त्रियों के शोषण के मामले आदि जनता के सामने नहीं आते। यद्यपि भारतीय संविधान में लोगों को अपने अधिकारों की रक्षा का अधिकार प्राप्त है, वे अधिकारों की अवहेलना की स्थिति में न्यायपालिका का दरवाजा खटखटा सकते हैं। न्याय सक्रियता ने सार्वजनिक हित के मुकदमेबाजी को जन्म दिया, जिसके आधार पर आम जनता के अधिकारों की रक्षा की जाती है। नंबर 4, लोगों का समर्थन। न्यायिक क्रियाशीलता के पक्ष में अंतिम तर्क हम यह भी कह सकते हैं कि इसे आम जनता का समर्थन प्राप्त हुआ है। आम जनता ने न्याय क्रियाशीलता का समर्थन किया है, क्योंकि इसके कारण बहुत से घोटाले, भ्रष्ट राजनीतिकों के नाम कारनामे की तस्वीर जनता के सामने आई है। केवल न्यायिक क्रियाशीलता से ही लोगों को एक निष्पक्षता की किरण दिखाई दी है। अतः हम कह सकते हैं कि न्यायिक सक्रियता को लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। न्यायिक सक्रियता के विपक्ष में तर्क। नंबर 1, न्यायपालिका के प्राथमिक कार्य में बाधा। आलोचकों का कहना है कि न्यायपालिका द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में रुचि रखने से इसके दैनिक कार्यों पर बुरा प्रभाव पड़ा है। इससे न्यायपालिका का अपने दैनिक कार्यों में ध्यान कम हो गया है। ऐसी स्थिति में न्यायपालिका अपनी प्राथमिक उत्तरदायित्व को भूल चुकी है और जनहित मुकदमों में उलझ गई है। नंबर 2, संसदीय व्यवस्था के विरुद्ध। न्याय सक्रियता को संसदीय व्यवस्था के विरुद्ध मानकर भी इसकी आलोचना की जाती है। साधारणतः कानून बनाने का कार्य विधान पालिका द्वारा किया जाता है और न्यायपालिका का
केवल यह अधिकार है कि वह विधानमंडल द्वारा संविधान के उल्लंघन में बनाए गए कानून को अवैध घोषित करे। परंतु न्यायिक सक्रियता के कारण न्यायपालिका ने विधानमंडल को कानून बनाने के संबंध में आदेश देने शुरू कर दिए हैं। इस प्रकार न्यायपालिका संसद का तीसरा सदन बनने का प्रयत्न कर रहा है। नंबर 3, प्रजातंत्र के विरुद्ध। प्रजातंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और उन प्रतिनिधियों के द्वारा शासन चलाया जाता है। यह निर्वाचित प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। साथ ही प्रशासन एक कला है जिसे केवल प्रशासनिक कला में माहिर लोगों के द्वारा ही चलाया जा सकता है। इसलिए यदि न्यायाधीश न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत प्रशासन में बार बार हस्तक्षेप करते हैं तो यह प्रजातंत्र के विरुद्ध होगा। यदि प्रशासन दोषपूर्ण है तो कानून द्वारा उसमें सुधार करवाने के लिए न्यायपालिका अवश्य ही सकारात्मक भूमिका निभा सकती है, परंतु न्यायिक सक्रियता द्वारा शासन को अपने हाथों में लेना निश्चित रूप से प्रजातंत्र के विरुद्ध है। नंबर 4, न्यायिक निरंकुशता को प्रोत्साहन। न्यायिक क्रियाशीलता की इस आधार पर भी आलोचना की जाती है कि वह न्यायिक निरंकुशता को प्रोत्साहित करती है। न्यायिक क्रियाशीलता यहाँ तक तो सही है कि वह विधान पालिका और कार्यपालिका को अपने अपने कर्तव्यों के पालन के लिए आगाह कर सकती है, परंतु एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि यदि न्यायपालिका अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करती तो उससे कौन अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहेगा। न्यायपालिका के कार्यों को असंवैधानिक घोषित करेगा, अर्थात न्यायपालिका पर कोई अंकुश नहीं है और उसके निरंकुश बनने की पूरी संभावना है। अतः न्यायपालिका की निरंकुशता भी अन्य निरंकुशताओं की तरह होगी, जिससे लोगों के अधिकार छिन सकते हैं, परंतु लोग न्यायपालिका की निरंकुशता को सहन नहीं करेंगे और उसके विरुद्ध विद्रोह कर बैठेंगे। निष्कर्ष: न्यायिक सक्रियता के पक्ष व विपक्ष के तर्कों का अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत जैसे विकासशील देश में न्यायिक सक्रियता की आवश्यकता है। भारत के विगत वर्षों के प्रशासन ने यह साबित कर दिया है कि भारत में नौकरशाही व भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। राजनीतिक नेताओं ने जनता की सहायता करने के बजाय अपने घरों को भरने का प्रयत्न किया है। अतः वर्तमान स्थिति में न्यायिक सक्रियता की अत्यंत आवश्यकता है ताकि बढ़ते भ्रष्टाचार व नौकरशाही पर रोक लगाई जा सके। न्यायिक सक्रियता को केवल सरकार के दूसरे अंगों को क्रियाशील बनाने में आवश्यक रूप से हस्तक्षेप करना चाहिए। इसके साथ ही हमारा आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।